नमस्कार। मेरे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है असमर्थता के प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। यह टॉपिक बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। मॉडल्स को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं असमर्थता की, डिसेबिलिटी की। असमर्थता हम किसे कहते हैं? असमर्थता बालक की किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक कमी या विकृति है, जिसके कारण वह उन कार्यों या क्रियाओं को नहीं कर पाता जिन्हें उस उम्र के अन्य सामान्य बालक करते हैं। यानी वो सामान्य उन क्रियाओं को नहीं कर सकता जिन्हें उस ग्रुप के या उस पीयर ग्रुप के विद्यार्थी करते हैं, जैसे दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करना, चलना, दौड़ना, बोलना, सुनना, लिखना, दूसरों से संप्रेषण करना। असमर्थता के आधार पर बालकों को इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जैसे इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और सृजनात्मक बालक आते हैं। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित बालक, वाणी बाधित बालक, श्रव्य बाधित बालक और अस्थि बाधित बालक आते हैं। सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कुसमायोजित बालक, बाल अपराधी बालक, संवेगात्मक रूप से विचलित बालक आते हैं। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनमें अधिगम से संबंधित अक्षमता पाई जाती है। वंचित बालक वे हैं जो ऐसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र के बालक, पिछड़ी जातियों के बालक, घुमक्कड़ या घुमंतु जातियों के बालक। तो ये बालक वंचित बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। असमर्थता के प्रतिमान क्या है, मॉडल्स क्या है? हम मॉडल्स को कहें तो एक तरह से ये वे रूपरेखा है या वे सोच है या वे दृष्टिकोण है जिनके आधार पर हम असमर्थ बालकों के विकास के लिए प्रयास करते हैं। डिसेबिलिटी को विभिन्न समय, देश, काल और संस्कृति में अलग अलग सोच और नजरिए के आधार पर देखा गया। मॉडल्स ये निर्धारित करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण डिसेबल के प्रति क्या है और उनके विकास के लिए हम किस प्रकार से कार्य योजना बनाते हैं। तो असमर्थता के मॉडल वह सोच, दृष्टिकोण या उपकरण है जो असमर्थता को परिभाषित करते हैं, जिनके आधार पर असमर्थ बालकों के विकास के प्रयास किए जाते हैं और शैक्षिक रूपरेखा तैयार की जाती है और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यूह रचना बनाई जाती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जैसी सोच, नजरिया और दृष्टिकोण डिसेबिलिटी के प्रति होगा, वैसी ही कार्य योजना, वैसे ही प्रयास, वैसे ही कानून, वैसे ही नीतियां उनके विकास के लिए हम बनाएंगे। सरकारी स्तर पर भी वैसे ही प्रयास उनके विकास के लिए किए जाएंगे। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी के अंतर्गत आज हम इन 4 मॉडल्स की चर्चा करेंगे। पहला है दान प्रतिमान, चैरिटी मॉडल। दूसरा है जैव केंद्रित प्रतिमान, बायोसेंट्रिक मॉडल। तीसरा है कार्यात्मक मॉडल, फंक्शनल मॉडल। और चौथा है मानवाधिकार प्रतिमान। सबसे पहले बात करते हैं हम चैरिटी मॉडल की, दान प्रतिमान की। तो यह मॉडल मानता है कि कुछ व्यक्ति दुर्भाग्यवश विशेष परिस्थितियों के कारण असमर्थ होते हैं, डिसेबल होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते। इन्हें हमेशा ही सहायता और सहयोग की जरूरत होती है। इसीलिए परोपकारी व्यक्तियों को, जिनमें सामर्थ्य है, जिनके पास पैसा है, जो दान कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यानी यह असमर्थता को, विकलांगता को एक दया की दृष्टि से देखते हैं और उसे चैरिटी के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस मॉडल की यह अवधारणा है कि असमर्थ व्यक्तियों के प्रति दया रखना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। असमर्थता के मॉडल को हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो असमर्थ बालक हैं, उनकी आवश्यकताएं किस प्रकार की होती हैं। यानी उन बालकों को दया की, सहानुभूति की, परोपकार की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, क्योंकि वे कमजोर हैं, विकलांग हैं, इसलिए वे स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें देखरेख की आवश्यकता होती है। फिर यदि उन्हें थोड़ा साहस दिया जाए, प्रेरणा दी जाए,
तब वे मोटिवेशन से कुछ कार्य कर सकते हैं। अगली चीज कि उन्हें सहानुभूति की और विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है और ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए। यानी यह मॉडल विशिष्ट शिक्षा पर जोर देता है। असमर्थ बालकों की कुछ समस्याएं भी होती हैं कि ऐसे बालक दुखी रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, चलने में, बोलने में, देखने में, सुनने में असमर्थ हो सकते हैं। कई बालकों के व्यवहार में बहुत कड़वापन होता है, कुछ के व्यवहार में आक्रामकता होती है। तो ये कुछ उनकी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के अनुसार उन बालकों को देखरेख की, सहानुभूति की और विशिष्ट विद्यालयों की आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से ही हम उन बालकों का सहयोग करके उन्हें जीवन यापन करने के योग्य बना सकते हैं। और इसी को आधार मानते हुए समाज में बहुत सी ऐसी संस्थाएं, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रारंभ हुआ जो दान के माध्यम से चलती हैं, जो ऐसे विकलांग लोगों के लिए सहयोग का कार्य करती हैं। इसमें आपको विभिन्न संस्थाएं जो है दिखाई गई हैं सिंबॉलिक रूप में कि कौन कौन सी संस्थाएं ये कार्य करती हैं। दूसरा प्रतिमान है जैव केंद्रित प्रतिमान, बायोसेंट्रिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार असमर्थता का कारण जैविक है, यानी यह असमर्थता को जैविक उत्पत्ति मानता है कि व्यक्ति में किसी न किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण वो डिसेबल है। असमर्थ व्यक्ति की असमर्थता व्यक्ति की चिकित्सकीय और आनुवंशिक समस्या है और यह मानता है कि यह समस्या क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए इसका इलाज करके इसे क्योर किया जा सकता है और व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोज करना, निदान करना और उसकी चिकित्सा करना। चिकित्सा के द्वारा ही यह मानता है कि व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन हो सकता है। यह मॉडल जो है अन्य पक्षों या अन्य कारकों जैसे पर्यावरणीय कारक हैं या व्यक्तिगत कारक हैं, स्थितिजन्य कारक हैं, उनको इतना महत्व नहीं देता है, ना ही सामाजिक कौशलों को महत्व देता है। यह मानता है कि चिकित्सा के द्वारा, ट्रीटमेंट और इलाज के द्वारा हम व्यक्ति को सही कर सकते हैं और व्यक्ति के व्यवहार में उतना ही प्रभावी परिवर्तन होगा जितनी की प्रभावी उसे चिकित्सा दी जाएगी। इसीलिए यह असमर्थ लोगों की सहायता करने के लिए पॉलिसीज बनाने पर अधिक महत्व देता है कि मेडिकल पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएं जिससे कि डिसेबल व्यक्तियों की अधिक से अधिक सहायता और सहयोग किया जा सके। मेडिकल को, चिकित्सा क्षेत्र को अधिक महत्व देने के कारण यह मॉडल मेडिकल प्रोफेशनल्स को अधिक महत्व देता है, क्योंकि यह मानता है कि जितने अधिक एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे उतना ही अधिक प्रभावी इलाज असमर्थ डिसेबल व्यक्ति का किया जा सकेगा। और इन्हीं को आधार मानकर बहुत से मानसिक रोग चिकित्सा केंद्र, विकलांगता संरक्षण संस्थान, मेंटल हॉस्पिटल इत्यादि जो है वो उनकी स्थापना की गई। जैसा कि इस पीपीटी में दिखाया गया है कि असमर्थ व्यक्तियों को, डिसेबल व्यक्तियों को बहुत सी अलग अलग तरह की चिकित्सा और थेरेपी के माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से बायोसेंट्रिक मॉडल चिकित्सा को अधिक महत्व देता है और अन्य कारकों को इतना प्रभावी नहीं मानता है। हमारा अगला प्रतिमान है कार्यात्मक प्रतिमान, फंक्शनल मॉडल। यह मॉडल विकलांगता को व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी के रूप में देखता है। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जो हेल्थ कंडीशन है, वो किसका परिणाम है कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना में कोई डिफेक्ट आने पर, कोई कमी आने पर, कोई आनुवंशिक बीमारी होने से उसका पार्टिसिपेशन जो है वो प्रतिबंधित हो जाता है। यानी उसकी भागीदारी सामाजिक क्रियाओं में, सामुदायिक क्रियाओं में, अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में क्या होती है? प्रतिबंधित हो जाती है और इस कारण उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, उसकी गतिविधियां क्या है वो लिमिटेड हो जाती है। और इन गतिविधियों के लिमिटेड होने का कारण या गतिविधियों के सीमित होने का कारण जो है उसमें पर्यावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक भी समान रूप से योगदान देते हैं। पर्यावरणीय कारक वो हैं जो व्यक्ति के आसपास के भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण से संबंधित होते हैं और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और व्यक्तिगत कारक भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं।
हर व्यक्ति का सोच का नजरिया, हर व्यक्ति का आत्मविश्वास, हर व्यक्ति का चीजों को देखने के प्रति दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। एक व्यक्ति किसी दुर्घटना से बहुत अधिक आहत हो जाता है और वो बिल्कुल ही निराशा की स्थिति में, वह बिल्कुल ही डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। और दूसरा व्यक्ति उस दुर्घटना का, चुनौती का सामना करते हुए भी हिम्मत रखता है और आगे बढ़ने का साहस करता है। तो व्यक्तिगत कारक भी व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं, और उसके शरीर की संरचना और बाकी उसकी भागीदारी के रिस्ट्रिक्शन से उसकी गतिविधियां जो है वो सीमित हो जाती हैं। तो गतिविधियों का सीमित होना, कार्यक्षमता का कम होना कार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार डिसेबिलिटी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि हम इस पीपीटी को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी का कारण उसकी आंतरिक समस्याओं के साथ साथ बाहरी बाधाएं भी हैं। व्यक्ति की आंतरिक समस्याएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। उसमें किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई दुर्घटना इत्यादि हो सकती है, कोई बहुत ही क्रॉनिक उसकी डिजीज हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये असामान्यता जो है या ये विकृति जो कि आंतरिक है, लेकिन इसके साथ साथ बाहरी कारण या बाहरी बाधाएं जो हैं वो भी व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। जैसे कम्युनिकेशन की कमी है, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी साधनों की यदि कमी है, यदि भौतिक संसाधन नहीं है, संरचनात्मक ढांचा ऐसा नहीं है कि फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति जो है उसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके, तो वो भी एक बाधा का काम करेगी। और सबसे बड़ी बाधा जो है वो एनवायरमेंट है और उस व्यक्ति के प्रति आसपास के लोगों का दृष्टिकोण है। जैसे मैं आपके समक्ष उदाहरण दूं कि यह बालक मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित है, सेरिब्रल पाल्सी, जिससे इसकी टांगों की गति बाधित हो गई है। इसके टांगों के जोड़ सख्त होने के कारण जोड़ से यह अपनी टांगों को नहीं घुमा सकता और इसके पैर जो हैं इसके शरीर का वजन नहीं उठा सकते। इसके कारण इसकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई है। अब यह बालक अपने घर में दैनिक कार्य अपने नहीं स्वयं कर सकता, विद्यालय में गतिविधि नहीं कर सकता, और ये प्रतिबंध के कारण उसकी कार्यक्षमता में स्वाभाविक है कमी आएगी। और इस कमी के लिए उसके आसपास के पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार हैं। यदि हम उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके माता पिता, उसके बहन भाई, उसके साथी, विद्यालय के अन्य लोग भी उसका यदि सहयोग करेंगे और उसे उपयुक्त तकनीकी साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसका उपचार किया जाएगा, उसे प्रेरणा दी जाएगी, तो धीरे धीरे वह सामान्यता की ओर लौटेगा। सामान्यता इस दृष्टि से कि वह काम अपना स्वयं करने लगेगा और स्वावलंबी बनेगा। तो यदि हम कार्यात्मक प्रतिमान को परिभाषित करते हैं तो कार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार विकलांगता का कारण व्यक्ति की शारीरिक परिस्थिति तथा कार्यक्षमता का बेमेल होना है, अथवा पर्यावरणीय कारकों तथा स्थितिजन्य कारकों का बेमेल होना है, जिस कारण व्यक्ति सामान्य जीवन यापन करने में कठिनाई का अनुभव करता है। उपचार एवं सहयोग द्वारा उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी उन्हें प्रॉपर इलाज मिले, ट्रीटमेंट मिले और सहयोग मिले तो हम उनकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं और उन्हें सामान्य जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्यात्मक प्रतिमान के उद्देश्य यदि हम देखें तो कार्यात्मक प्रतिमान का उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो अक्षमताएं हैं, डिसेबिलिटी है, उनका उपचार किया जाए, यानी उनको पहचान कर उनका उपचार किया जाए। जो विकार हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। क्षतिपूर्ति जिस भी रूप में है कि उनको कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई थेरेपी चाहिए, उन्हें कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई टेक्निकल एड्स चाहिए, तो वो चीजें उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। उन्हें ऐसी सर्विसेज दी जाए, यानी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, उनके नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण है, रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण है, या जिस भी चीज का उन्हें उपयोग करना है उन चीजों को किस तरह से काम में लाएं वो उन्हें सिखाया जाए। जैसे कोई यदि श्रवण बाधित बालक है, वो सुन नहीं सकता है, तो किस तरह से वो हियरिंग एड का प्रयोग करके अपनी इस कमी को दूर कर सकता है, और इसके अलावा भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से वो किस तरह से दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है, संप्रेषण स्थापित कर सकता है। और इन सब सेवाएं प्रदान करने से, विकारों की क्षतिपूर्ति करने से और उनका सही इलाज करने से व्यक्ति क्या होगा, धीरे धीरे स्वावलंबी बनेगा, दूसरों पर उसकी निर्भरता कम होगी, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और कार्यात्मक रूप से वो सुदृढ़ होगा।
कार्यात्मक प्रतिमान हमें समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन करने का अवसर देता है और यदि हम इसका शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो यह हमें इंगित करता है कि हम अपनी कार्य योजना कैसे बनाएं और किन चरणों का अनुसरण करें। तो इसका प्रथम सोपान है, पहला है बालकों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण, कि यह देखना कि बालक की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसका लेवल क्या है, क्योंकि आगे का शिक्षण उसी पर निर्भर करता है। इन बालकों के माता पिता से बातचीत करना और उनसे सहयोग प्राप्त करना। बालकों के लिए ऐसी अनुदेशन सामग्री का निर्माण करना जो कि विशिष्ट बालकों की दृष्टि से जैसी उनमें विशिष्टता है उसके अनुसार उपयोगी रहे। असमर्थ बालकों के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण, जिसे हम कहेंगे कि विश्लेषण भी करना। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि शिक्षकों को इसके लिए पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि विशिष्ट असमर्थ बालकों के साथ कार्य करना, उनका शिक्षण करना सामान्य बात नहीं है। अध्यापक को इसके लिए बहुत धैर्य और मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत होती है और इन सब कार्यों के लिए अध्यापक को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वो माता पिता से सहयोग कर सके, अनुदेशन सामग्री का निर्माण कर सके और सामान्य अध्यापकों एवं विशिष्ट अध्यापकों में भी अंतःक्रिया होनी चाहिए। अक्षम बालकों के लिए भौतिक संसाधन बाधा रहित होने चाहिए। उनके लिए रैंप इत्यादि होने चाहिए। स्कूल की लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला इत्यादि ऐसी हो जहां की ऐसे बालकों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। कक्षा का वातावरण उपयुक्त होना चाहिए, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था, अन्य कोई डिस्टरबेंस, शोर इत्यादि नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसे स्थान पर बैठाया जाना चाहिए जहां से कि वे अध्यापक को आसानी से देख सकें और बैठने के लिए भी उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए। विशेष तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसे बालकों को परेशानी है तो उनके लिए ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, ध्वनि के माध्यम से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाए। जो बालक सुन नहीं सकते वे बोलकर उन कमांड के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। ऐसे बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब वे स्वयं कार्य करेंगे तो स्वावलंबी बनेंगे और जो वो प्रयत्न करते हैं उनके प्रयत्नों को पुनर्बलित किया जाना चाहिए। यह प्रतिमान समावेशी शिक्षा को महत्व देता है और समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाता है। इसीलिए डाइवर्स क्लासरूम में विद्यार्थियों से सामूहिक कार्य करवाने की प्रेरणा देता है। यदि विद्यार्थी सामूहिक कार्य करेंगे तो एक दूसरे में उनके प्रति लगाव होगा, साथ ही साथ वो एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, एक दूसरे की योग्यताओं का लाभ उठाएंगे, उनमें धैर्य, सहनशीलता के गुणों का विकास होगा और ये सामाजिक कौशल उन्हें अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में भी उपयोगी रहेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करवाना चाहिए क्योंकि वे लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते। छोटे सेगमेंट में आप कार्य करवाएंगे तो उसकी समाप्ति पर उन्हें उत्साह होगा, प्रशंसा मिलेगी, पुनर्बलन मिलेगा। इसके अलावा अक्षम बालकों के मूल्यांकन के लिए ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए क्योंकि सामान्य तकनीकों से आप उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनके लिए अलग से परीक्षणों का निर्माण करना चाहिए और परीक्षण के लिए यानी एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। सामान्य बालक यदि जिस कार्य को 1 घंटे में कर सकता है, हो सकता है कि अक्षम बालक उसे 1.5 घंटे या 2 घंटे में समाप्त कर पाए। और शिक्षण के उपरांत भी यदि जो कमियां रहती हैं उनको पहचान कर ऐसे विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कार्यात्मक प्रतिमान यह मानता है कि अक्षम व्यक्ति अक्षम नहीं है बल्कि वो विशेष योग्यता से युक्त है। आई एम डिफरेंटली एबल। ह्यूमन राइट मॉडल, मानवाधिकार प्रतिमान। यह प्रतिमान यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर आधारित है। असमर्थी बालकों के लिए मानव अधिकार एक प्रतिमान की तरह से कार्य करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को यूएन की जनरल असेंबली में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं अधिकार गरिमा में बराबर होते हैं। जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मानव का अधिकारों पर समान अधिकार है। बिना भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। तो ये अधिकार प्रेरित करते हैं कि हम हर मानव को
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या विकलांगता की श्रेणी का हो, उन्हें समान अधिकार, समान अवसर दिए जाएं। मानवाधिकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारों में है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, हिंसा और शोषण से मुक्ति का अधिकार, दासत्व से मुक्ति का अधिकार। राजनीतिक आधार में कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून की सुरक्षा का अधिकार। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत पैतृक संपत्ति रखने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, समान वेतन पाने का अधिकार आदि आते हैं। सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार, खेल इत्यादि में भाग लेने का अधिकार। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार आते हैं। विकलांग व्यक्ति क्योंकि संवेदनशील समूह के होते हैं, इसलिए इनके लिए बनाए गए कानूनों का, प्रावधानों का सभी को पालन और सम्मान करना चाहिए ताकि ये भी सामान्य जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर सकें। मानवाधिकार मॉडल मानव की जन्मजात गरिमा पर केंद्रित है। यह व्यक्ति को वह सभी निर्णय लेने का अधिकार देता है जो उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। यह विकलांग व्यक्ति को समस्या नहीं मानता, बल्कि समस्या व्यक्ति से बाहर समाज में है। इसके अनुसार एक साधारण स्थिति है और इसे दूर किया जा सकता है यदि हम व्यक्ति को पर्याप्त अधिकार दें, उसे विकसित होने का पूरा अवसर दें और उन अवसरों का लाभ उठाने से वो व्यक्ति भी उसी प्रकार प्रगति कर सकता है जिस प्रकार की एक सामान्य मनुष्य। क्योंकि हमें व्यक्ति को प्रणाली में समाहित करना है, ना कि प्रणाली को व्यक्ति में। मानवाधिकार प्रतिमान की कुछ अवधारणाएं इस प्रकार हैं। एक विकलांग व्यक्ति भी सभी अधिकार रखता है और अन्य लोगों के समान मानवाधिकारों का हकदार है। एक व्यक्ति की अक्षमता को उसकी विशिष्ट योग्यता के रूप में पहचाना और सम्मानित किया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक है। वास्तव में सबसे बड़ी बाधा है विकलांग लोगों के विकास के लिए, वो है पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण। कानून बनाने के पश्चात भी स्थिति में अपेक्षित सुधार न होने का कारण हमारा यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण ही है, जिसमें परिवर्तन लाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। समाज और सरकार द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें असमर्थ बालक अपने अधिकारों की पूर्ति कर सके। यानी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि असमर्थ बालक जो है उसे मौका मिल सके अपने अधिकारों को प्राप्त करने का। अक्षम व्यक्ति विभिन्न कानूनों के अनुरूप समान अवसरों का लाभ उठाकर समाज में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। और इसीलिए बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत से ऐसे प्रावधान जो हैं, बहुत सी ऐसी आरक्षण नीतियां और पेंशन इत्यादि विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू की गई हैं। उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, उनके लिए पेंशन योजनाएं शुरू की गई हैं, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए भी उन्हें आरक्षण दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विकलांगों के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। हमारे समक्ष कई ऐसे उदाहरण हैं जो दिव्यांगों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अरुणिमा चौधरी जो एक नेशनल लेवल प्लेयर थी, वो समाज के कुछ घृणित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण दुर्घटना होने से उन्हें अपनी टांग गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर एक दिन एवरेस्ट फतह करके दिखाया और लोगों को उनके दुर्व्यवहार का कड़ा जवाब दिया। इसी प्रकार दीपा मलिक भी, जिनके की शरीर का आधा हिस्सा खराब हो चुका था, विकलांगता को उन्होंने इस रूप में नहीं लिया, बेचारगी की स्थिति के रूप में नहीं माना और उन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी के लिए उन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये लोग प्रेरणा के स्रोत हैं जो सही उपचार से, आत्मविश्वास से, सामाजिक और अपने परिवार के लोगों के सहयोग से और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और सफलता हासिल की। और अंत में, विकलांगता अभिशाप नहीं है। स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में, चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।